सो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की क्लास में आप सब बच्चों का वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूनिट नंबर 5 की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात की थी। उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अब तक के डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट लेवल के जुरिडिक्शन की बात की थी। अब हम नेशनल की बात करते हैं। सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन एक्ट, नेशनल कमीशन के अंदर भी कुछ जुरिडिक्शन आते हैं। जैसे अगर आप कोई कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, जिसका कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, वो आप कर सकते हैं नेशनल फोरम के अंदर। और इससे पहले आपको ज़रूरी है, नेशनल फोरम से पहले आपने अपनी कंप्लेंट स्टेट फोरम के अंदर भी दर्ज कराई होनी चाहिए। ऐसे ही उनके अनुसार क्या है कि यदि मान लीजिए रिकॉर्ड्स मांगे जाने तक या पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर देने तक कोई भी कंज्यूमर का डिस्प्यूट जो कि पेंडिंग है पहले से, या फिर जब इस केस का निर्धारित किया जा रहा था तब स्टेट कमीशन ने को ये लगता है कि उन्होंने अपने एकाधिकार का उपयोग किया, या फिर स्टेट कमीशन जो है जिसने कुछ जो एक्सरसाइज करने में लूप होल रह गया हो या कोई फेल हो गया हो, तो उस केस में भी आप क्या है नेशनल फोरम में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन, यहाँ पे जो आपकी कंप्लेंट है ये 2 साल के अंदर होनी चाहिए फ्रॉम द डेट जिसके अंदर से आपने कॉज ऑफ एक्शन आपको लग रहा है कि इसकी वजह से आप कंप्लेंट दर्ज कराना चाह रहे हैं। ऐसे ही इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, इस ऊपर वाले पॉइंट के अलावा कंप्लेंट में भी एंटरटेन आफ्टर द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, 2 साल के बाद भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं यदि इफ़ द कंप्लेंटेंट सेटिस्फाइड, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम या फिर स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कॉलम जो कमीशन है वो इस बात के लिए सेटिस्फाइड हो जाता है कि किस कारणों की वजह से आपने 2 साल के अंतर्गत अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है, तो भी ये हम इसके लिए कंसिडर की जा सकती है। पर उसके लिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल फोरम को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। अगर फिर भी कोई प्राइवेट, नो सच कंप्लेंट शैल बी एंटरटेन अनलेस द नेशनल कमीशन और द स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम मे बी रिकॉर्ड्स इट रीज़न फॉर इग्नोर सच डिले। यदि आपको कोई कंप्लेंट दर्ज आपने नहीं कराई और उसको फिर भी एंटरटेन किया जा रहा है, जब तक कि अगर वो कोई रीज़न्स या उस चीज़ के डिले होने के कारणों को अगर वो लगता है कि सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो केस दर्ज नहीं करेंगे। पर यदि कोई रीज़न वैलिड है तो वो कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, नेशनल अगर कमीशन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप जाके अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं चेंजिंग डायमेंशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कुछ चेंजेस हुए हैं। तो जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया था 2015 में, जो कि मानसून सेशन के अंदर पार्लियामेंट में पास हुआ था, और इस ओल्ड एक्ट को थोड़ा सा रिवीजन कराया गया था। तो जो प्राइमरी मोटिवेशन था कि वो जो पुराने कानून हैं इस एक्ट के अनुसार उसको तो कुछ मॉडर्नाइज तरीके से पेश किया जाए, ताकि क्योंकि न्यू मार्केट डेवलप हो रहे हैं और स्कोप ऑफ लॉज जो है, कानून की जो स्कोप है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, ताकि जो, क्योंकि कई बार क्या होता था कि ये जो बिग कंपनीज थी ये थोड़े से इन चीज़ों में कुछ लूप होल्स की वजह से उस चीज़ को फ़ायदा उठा लिया करते थी और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर लिया करती थी। इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि पुराने और लॉ के अंदर कुछ चीज़ों को चेंज किया जाए और मॉडर्नाइज तरीके से सोच के साथ नए बिल को पेश किया गया। तो जो नया बिल है, लॉ जो है वो क्या अज्यूम कर रहा है कि देयर इज़ अ कंसर्न ओवर द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट स्पेशली आफ्टर द कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज इश्यूज़ के बाद, जो हमने इसमें एग्जांपल कंसीडर किया है, ये बात देखी गई कि कंज्यूमर्स के कई बार केसेस में बहुत सारा समय लग जाता है। तो इसलिए नए बिल की रिक्वायरमेंट आई ताकि नए लॉज बनाए जाएँ ताकि कंज्यूमर्स को कुछ फ़ायदा मिले। उसके लिए एक नई एजेंसी का गठन हुआ जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, जिसका काम क्या था, कंज्यूमर्स के राइट को बचाना और उनको प्रोटेक्ट करना। तो CCPA के पास क्या पावर है कि वो प्रोडक्ट्स को रिकॉल करा सकती है ज़रूरत पड़ने पर, यदि कुछ कंप्लेंट दर्ज करा रही है, या फिर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जिसकी वजह से कंज्यूमर्स भ्रमित हो रहे हैं उनको भी वो वापस लेने के लिए कंपनीज पर दबाव डाल सकती है। ये जो अथॉरिटी है ये इंटरवीन करती है व्हेन एवर नेसेसरी। अगर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वहाँ पे कंज्यूमर्स को बचाने के लिए उसका इंटरवीन करना हो जाता है, यदि वहाँ पे कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं। अगर जो पुराने कानून की बात करें, कंज्यूमर्स नीड टू अप्रोच द कोर्ट, उनको कोर्ट में जाना पड़ता था, केस को फाइल कराना पड़ता था और प्रोसीडिंग का वेट करना पड़ता था। बट आजकल के हिसाब से इसमें क्या हुआ, सुओ मोटो के अंतर्गत यानी स्वयं प्रेरणा के तहत ये जो एजेंसी है ये प्रोसीडिंग को स्टार्ट करा सकती है अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर।
इसके अलावा जो एजेंसी है ये इनिशिएट कर सकती है कुछ एक्शन को, यानी कि वो कॉम्पनसेट के लिए वो जो भी पर्सन उससे अफेक्ट हुआ है उसके लिए भी इनिशिएशन ले सकती है। इसी में इसके अलावा उसमें क्या ऐड किया गया, पावर ऑफ रिव्यू ऑफ प्रीवियस डिसीजन। अगर कोई डिसीजन पहले आ चुके हैं उनको भी वो रिव्यू कर सकती है। तो जो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को कि जो न्यू बिल है वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, टेली मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या ई टेलिंग, इससे कुछ नए चैलेंजेस क्रिएट हुए थे जिसकी वजह से कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। तो यहाँ पे कुछ इस ओल्डर लॉ में कुछ न्यू लॉज के साथ मॉडर्नाइज और चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अगर कहीं वो फॉल्टी है या फिर कहीं उनको लग रहा है कि ई मार्केट या ई कॉमर्स साइट की वजह से उन्हें कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कुछ मिसलीडिंग न्यूज़ मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या उनको अच्छी गुड्स नहीं मिल रहे, तो इस केसेस में भी क्या हो सकता है कि वो अपनी शिकायत करा सकते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए ब्रोल ने क्या किया कि कुछ पेनल्टी लगाई है कंपनीज़ पे, अगर या फिर कोई इम्प्रिजनमेंट की, यदि जहाँ पे कंज्यूमर्स की लाइफ के ज़्यादा थोड़ा डेंजर को पाया जाता है। अगर हम एडवर्टाइज़र की बात करें, यदि वो कोई एडवर्टाइज़र है जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उस कंपनी पर 10 लाख तक का फ़ाइन लगा सकती है। उसके अलावा वो उस एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉल करने की भी उनको शर्त रख सकती है। ये जो बिल है इसके अंदर कुछ सेवरल प्रोविजंस भी थे जिसका जो एम था वो क्या था, कंज्यूमर्स के लिए डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन किया जाए, ऐसा कोई फॉरम बनाया जाए जहाँ यदि ग्राहक के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है तो वो तुरंत से तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए क्या किया गया, इन्होंने एक मीडिएशन यानी मीडिएटर का अपॉइंटमेंट रखा गया। तो ये जो मीडिएशन था ये कंज्यूमर कोर्ट के अंतर्गत में आता था। जो नेशनल केबल कमीशन है, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, तो कोई भी सरकमस्टांसेस हो, एक मीडिएटर का अपॉइंट होना ज़रूरी है जो कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में अपनी भूमिका अदा करेगा। इसके अलावा अगर कहीं पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्कशन हो रहा है जो फेल हो गया हो, या फिर जो पार्टीज़ हैं उनको किस तरह से गाइड करना है, उनके इश्यूज़ को क्या आइडेंटिफाई करना है, अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिजॉल्व करने के काम भी मीडिएटर आ सकते हैं। और किसी तरीके से भी यदि सेटलमेंट हो सकता है तो उसके अंदर भी वो अपना रोल प्ले करेंगे। तो जो ये बिल था इसके अंदर क्या था, प्रोविजन से फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ प्रिकॉशनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ जुडिशल एजेंसीज। तो इनमें कुछ पावर दी गई हैं ताकि वो अपने रिकॉर्ड बाय स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन को थोड़ा सा और अच्छी तरह रख सकें। ऐसे ही जो ये बिल है इसका जो काम है वो क्या है कि जो बेंच है जो कि कंज्यूमर्स की शिकायतों को सुनेगी, उनको सुनवाई करेगी, वो जल्दी से डिसीजंस ले सकें, कंप्लेंट पर सुनवाई हो सके, उसके लिए उनके लिए एक एनवायरनमेंट, उनको जो भी हेल्प चाहिए वो ये एजेंसीज करेंगी। इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए इस बिल में क्या कहा गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी आप अपनी फ़ाइल का, अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल लगा सकते हैं। तो जो एक कंप्लेंट है ये जो है विदाउट एनी क्वेश्चन 21 डेज़ के अंदर आप दर्ज करा सकते हैं, और कंप्लेंट के हिसाब से 90 डेज़ के अंदर इसकी सुनवाई होनी चाहिए, और ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है ज्यूरिडिक्शन की प्रोसीडिंग की वो थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो जाए। तो ये जो नया बिल था इसका क्या एक्सपेक्टेशन थी, ताकि जो क्वालिटी ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिलें, सेफ्टी गुड्स मिलें, प्रोडक्ट्स अच्छे मिलें, और इन सब को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर्स के लिए कुछ अच्छी इक्विटेबल सर्विसेज भी इनको मिलनी चाहिए। ऐसे ही 2015 के बाद 2017 में एक नया कंज्यूमर बिल आया। तो इसके अंदर क्या था कि फ़र्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो CCPA थी उनको एज ए नेशनल रेगुलेटर बनाया गया ताकि वो कंज्यूमर के राइट्स को संभाल सके। यहाँ पे जो डिज़ाइन किया गया है सारी चीज़ें ये हमें इन्होंने US फेडरल कमीशन के तहत ली हैं, ताकि जैसे ये एजेंसीज काम करती हैं अपने कंज्यूमर के लिए, ऐसे भारत ने भी इनिशिएटिव लिया है कि ये जो अथॉरिटी है ये इन कंज्यूमर्स के लिए उनको अवेयर करे और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से उनको बचा सके। ऐसे सेकंड पॉइंट क्या है इस बिल के अंदर कि जो बिल है ये तो इंट्रोड्यूस किया गया है ये भारतीय लॉ सूट के अनुसार लिया गया, जिसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो कि उस सेम कंडीशन के अंदर है, वो भी उस प्रोडक्ट या गुड्स से इफ़ेक्ट हुए हैं एट द टाइम ऑफ दिस इवेंट, तो और यदि कंपनी के ख़िलाफ़ कोई केस किया जाता है और वो आपके कंज्यूमर के फेवर में है, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल उस कंज्यूमर के फेवर में नहीं होगा जिसने शिकायत करी थी,
उस गुड्स और प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेट करते हुए जितने भी ग्रुप थे पीपल्स के जो उससे अफेक्ट हुए थे, वो सभी लोग इस चीज़ के बेनिफिट के अधिकारी होंगे। ऐसे ही जब ये इवेंट हुआ तो जो कंज्यूमर, अगर कोई कंज्यूमर इंजरी, डेथ, डैमेज कुछ भी इसकी वजह से हुआ हो तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वही लाइबल है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेट करता हो, डिज़ाइन, टेस्टिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, किसी भी चीज़ से हो, चाहे प्रोडक्शन प्रोसेस से हो, ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज़ लाइबल। ऐसे ही इस नए बिल के अंदर एक अच्छा फीचर पाया गया है कि यहाँ पे जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, आप ऑनलाइन में भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं। एट प्रेजेंट क्या है, जो लॉ है इस वो क्लियर नहीं है ऑन रिफंड और डिस्प्यूट सेटलमेंट फॉर द ऑनलाइन शॉपर्स। यदि आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं तो पहले क्या था कि इसके अंदर थोड़ा सा ख़रीदारी करते वक्त के लिए ये लॉ के अंदर कुछ चीज़ें की कमी थी। तो अब जो प्रेजेंट लॉ दिया गया है उसके अंदर ये बताया गया है कि कंज्यूमर कैन ओनली प्रोसीड विद लीगल एक्शन अगेंस्ट द सेलर ओनली एट द प्लेस वेयर द ट्रांजेक्शन इन क्वेश्चंस इज सेड टू हैव अकर्ड। यदि ये नया बिल पास होता है तो कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिकली एट द कंज्यूमर कोर्ट। जो भी उसके घर के आसपास है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिकली भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। नए बिल के अनुसार ये प्रोविज़न है इसके अंदर कि हैवी पेनल्टीज़ दी जाएं या फिर कोई इम्प्रिजनमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को रखा जाए यदि किसी कंपनी ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ग्राहक को थोड़ा सा मिसलीड किया है। तो इसमें इन्होंने सेलिब्रिटीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा इस बात को ध्यान दिया है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको भी एंडोर्स करते वक्त, एडवर्टाइजमेंट करते वक्त ये चीज़ देखनी चाहिए कि कहीं कोई कंज्यूमर को मिसलीडिंग तो नहीं जा रहा, मैसेज तो कन्वे नहीं हो रहा। यदि ऐसा है तो उन पर भी हैवी पेनल्टी ऑफ फाइन लगाया गया है इस बिल में। तो और यदि मिसलीडिंग एक्ट पाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो पहली बार गलती करने पर 10 लाख तक का जुर्माना है और 1 साल तक का आपका जो एंडोर्समेंट है वो बैन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप वही सेम मिस्टेक दोबारा करते पाए जाते हैं तो अप टू 50 लाख तक का जुर्माना है और 3 साल तक का बैन है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए भी उन्होंने क्या कहा है कि 10 लाख तक का आपका फ़ाइन है और 2 साल का आपका इम्प्रिजनमेंट है पहली बार गलती करने पर, और यदि आप रिपीट गलती बार बार कर रहे हैं तो 50 लाख तक का जुर्माना है, 5 साल का इम्प्रिजनमेंट है। तो लास्ट जो इस बिल के अंदर हमें चीज़ देखी कि यदि इन सब में भी यदि मान लीजिए कोई कस्टमर कंपनी को परेशान करने के लिए गलत कंप्लेंट दर्ज कराता है और वो फॉल्टी है और गलत है और फैक्ट मालूम चलता है कि ये कंज्यूमर ने गलत कंप्लेंट दर्ज कराई थी किसी लालच की वजह से या कंपनी को परेशान करने के लिए, तो उस केस में भी उस कंज्यूमर पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।